Hello students, today we are going to discuss about friction. तो देखिए जनरली जो फ्रिक्शन चैप्टर है, फ्रिक्शन चैप्टर पे हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन पे। उसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आपके कंपटीशन में आने की पॉसिबिलिटी है कंपटीशन एग्जाम में, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रिक्शन से। व्हाट इज फ्रिक्शन? ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, जब दो रफ सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगी तो वो उसके बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं तो हम जो क्या है अर्थ के सरफेस पे चल रहे हैं, वो भी क्या है ड्यू टू फ्रिक्शन पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या कर पाते, इस अर्थ के सरफेस पे चल नहीं पाते। सो यू कैन से कि आप क्या कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मोशन का अपोज नहीं करता है जनरली, बेसिकली जो हमारा फ्रिक्शन है वो किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, सो आप इजिली कह सकते हैं जो फ्रिक्शन की डेफिनेशन होगी, इट इज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू रफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ठीक है, ओके। तो सेकेंड चीज आपको क्या है, डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन में कोई बड़ी बात नहीं है कि जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है दो रफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड है कि जो फ्रिक्शन है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, क्या एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है, या उस रफ सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो ठीक है, तो आपको एक बात सिंपल सा बात ध्यान रखना है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, जो आपका कॉन्टेक्ट सरफेस है उसका नेचर कैसा है। अगर सपोज दैट कॉन्टेक्ट सरफेस का नेचर स्मूथ है, जो सरफेस आपकी स्मूथ है, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, लेस होगा। अगर सपोज दैट आपका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो इरेगुलर है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ टाइप का है, उस केस में क्या होगा, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा या जो फ्रिक्शन होगा वो आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा लार्ज होगा। ठीक है, तो आप इजिली कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है या जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस पे। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज only depend on nature of the contact surface। ठीक है, और you can say it does not depend on कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है, सपोज दैट अगर आपका कॉन्टेक्ट एरिया लार्ज है या कॉन्टेक्ट एरिया स्मॉल है तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कॉन्टेक्ट एरिया लार्ज है स्मॉल है। ठीक है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। ठीक है, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड टॉपिक इज
types of friction. Generally there is three types of friction. First is static friction, second is limiting friction, and third one is काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसको? स्टैटिक फ्रिक्शन को. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन में एक स्मॉल डिस्कशन होगा एंड देन फाइनली किसको हम डिस्कस करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन को. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला डिस्कशन है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, वो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन. तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन है, नाम से पता चला स्टैटिक. स्टैटिक मतलब रेस्ट में. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आप किसी बॉडी पे तभी अप्लाई करेंगे या स्टैटिक फ्रिक्शन किसी कोई बॉडी तभी फील करेगी, ठीक है, जब वो बॉडी क्या होगा? रेस्ट में होगा. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बॉडी का रेस्ट में होना क्या है? एक नेसेसरी कंडीशन है. सो यू कैन से कि body should be in rest. It is necessary condition for static friction. ठीक है, अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं किसके? इसके डायरेक्शन के. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लेके. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मेथड है डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का निकालने का, और आगे अभी हम क्लास को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा क्या? एक और मेथड आएगा डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. दोनों के लिए डिफरेंट मेथड है. ठीक है, तो जब भी आप किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस बॉडी को आप ये देखेंगे कि क्या उस बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. अगर इन केस उस बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए? जो स्टैटिक फ्रिक्शन का अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? अगर कोई बॉडी क्या है? मोशन में है या फिर किसी बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन फील हो रहा है, तो उस केस में जब आप उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे. उस मेथड को हम आगे जब काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये जो मेथड बता रहे हैं हम डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए ही फॉलो होगा. काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए एक अलग मेथड है. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी आपको निकालना होगा तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपको लेट करना है, कंसीडर करना है, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन. ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं. ये आपका क्या है? एक रफ सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक है. ठीक है, अब देखिए सपोज दैट मैंने क्या करा, इस पे एक F फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, एक F फोर्स अप्लाई किया. अब देखिए बेसिकली क्या होगा कि अगर जो इस ब्लॉक पे जब मैं F फोर्स अप्लाई करता हूं और एक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर देता है, ठीक है, वो मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? म्यू इंटू एन. ठीक है, सपोज दैट फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड हो क्या? म्यू एस इंटू एन. ठीक है, अगर ये इसकी लिमिट को क्रॉस कर देगा उस केस में क्या होगा? ये ब्लॉक क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा. ठीक है, तब वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा क्योंकि मूविंग ब्लॉक हो जाएगा. बट अगर सपोज दैट मैं क्या करता हूं, इस लिमिट से कम फोर्स अप्लाई करता हूं, सपोज दैट म्यू एस इंटू एन की वैल्यू 5 न्यूटन है, सपोज दैट ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा? 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. अगर मैं 4 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे अप्लाई करता हूं तो उस केस में क्या होगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है. अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो उस केस में ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा. ठीक है, अब रेस्ट में रहेगा तो क्या बताना है हमें? रेस्ट में है. अब रेस्ट में तो इसको रेस्ट में कौन रोक रहा है? जबकि हमने क्या करा? एक फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी ये ब्लॉक रेस्ट में है, इसका मतलब इसको क्या करा? एक फ्रिक्शन ने रोक के रखा है. ठीक है, अब डेफिनेटली अगर सपोज दैट मैं इस ब्लॉक पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है,
तो इस ब्लॉक को रेस्ट में लाने के लिए या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने के लिए एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, एक फोर्स कहां लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सपोज फोर्स का नाम दे देता हूं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इक्वल टू कितना न्यूटन का होगा बताइए? 4 न्यूटन का। समझ में आया? देखिए यहाँ थोड़ा डाउट आ रहा होगा आपको कि यहाँ 5 न्यूटन लिखा है, ये 4 न्यूटन लिखा है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वही आपके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। कब तक? जब तक कि अप्लाइड फोर्स क्या होगा, इसके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस नहीं कर जाएगा। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप ज्यादा पैनिक मत होना। ठीक है, फिलहाल क्या है, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब हम अप्लाइड फोर्स, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाइड है किसी बॉडी पे, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स काम कर रहा हो, दूसरा फोर्स वर्क कर रहा हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, हम 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बॉडी में भी क्या रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम में, तो डेफिनेटली 4 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, जब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो इसको रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, तो बॉडी क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसीडर हमने क्या करा, लेट देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर सपोज करता हूं कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस क्या फ्रिक्शनल लेस है, सपोज करा हमने। ठीक है, तो जब ये हम सपोज करेंगे ये सरफेस फ्रिक्शनल लेस है और हमने यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ब्लॉक डेफिनेटली कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यही होगा ना। तो हमने क्या करा, लेट देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, बट यहाँ पे फ्रिक्शन है, हमने सिर्फ ये कंसिडर करा है। तो जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हो रहा है, ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रिक्शन होता और ये बॉडी रेस्ट में है, अगर फ्रिक्शन होता और बॉडी रेस्ट में है, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और अप्लाई होता जो इसके मोशन को क्या करता, कैंसल आउट करता है, मोशन को रोकता, इसके मोशन को अपोज करता। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो सिंपल सा है, जब भी आपको क्या करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है, तो वहां पे आपको एक कंसीडर करना है कि देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव करेगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव करेगा, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, सो यू कैन से डायरेक्शन ऑफ static friction, direction of static friction is opposite to direction of static friction is opposite to direction of मूविंग ब्लॉक। ठीक है, या मूविंग बॉडी, जिस बॉडी का आप क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार और डिस्कस करते हैं, सिंपल सा है, जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना होगा तो आप क्या कंसिडर करेंगे, लेट देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हमने जो फोर्स अप्लाइड किया है तो वो क्या करेगा, वो ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका IIT JEE में भी आ चुका है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये एक ब्लॉक है या बॉडी है, जो भी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या रखा है हमने, ये एक वॉल है, दीवार। इस दीवार पे हमने इस ब्लॉक को क्या करा है, ऐसे F फोर्स अप्लाई किया ये। ठीक है, आप जब इस पे F फोर्स अप्लाई करेंगे, ये रहा F फोर्स,
एफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक नॉर्मल इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, सपोज इट ए रफ सरफेस है। अब ये रफ सरफेस है तो बुक मतलब ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में, बॉल के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन के लिए अब क्या है, देखिए ब्लॉक जो है वो स्टैक में रखा हुआ है, रुका हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है। रेस्ट में रखा हुआ है तो डेफिनेटली कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब हमें इस स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन। जब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, उस केस में ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, ड्यू टू mg फोर्स ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको स्टैट में रखने के लिए क्या होगा, इस mg फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। इस केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक जो मोशन करेगा, जब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में ब्लॉक कहां मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्लियर हुआ, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन में तीसरा एंड फाइनल जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए जो जनरली है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड वो वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरी करता है। कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 to म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज द coefficient of static friction, mu s is equal to coefficient of static friction। ठीक है, और जो आपका म्यू एस है वो ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। सो म्यू एस क्या होगा, नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगेन इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, अगेन इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा आपका क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एन आपको पता है, यहाँ पे एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अभी नॉर्मल फोर्स की यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, कहीं आपका नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा होगा, कहीं कहीं आपका नॉर्मल फोर्स mg होगा, कहीं कहीं नॉर्मल फोर्स आपका mg cos थीटा प्लस टेंशन भी हो सकता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो आपको कभी भी याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू mg नहीं लिखना है, म्यू एस इंटू mg cos थीटा नहीं लिखना है। कभी कभी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, वो भी हम क्या कहते हैं, आगे जाके एग्जांपल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कब क्या रखनी है आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, अच्छा अब यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं कि इसकी वैल्यू वेरिएबल कैसे होती है, कब कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आपको सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, म्यू एस इंटू एन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप म्यू एस इंटू एन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का मास कितना है, 1 kg है। ठीक है, अब 1 kg होगा तो देखिए सबसे पहला mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये फ्रिक्शन है इस पे, इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, सपोज 0.1। ठीक है, अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स हो गया, और नॉर्मल फोर्स आपका क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद सपोज करते हैं एक इस पे क्या है, अप्लाइड फोर्स है। अभी इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अभी कोई अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली अप्लाइड फोर्स लगाया तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन। अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स,
जो ब्लॉक होगा कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बताइए, फ्रिक्शन। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फाइनली जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा बताइए, म्यू एस की वैल्यू कितनी, 0.1। अब देखिए यहाँ से एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम जी। तो यहाँ एन इज इक्वल टू आ जाएगा एम की वैल्यू कितनी 1 और जी की वैल्यू 10, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। तो फाइनली यहाँ पे आप एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एफ है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन का, आप उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो कितना आ गया आपका 1 न्यूटन। चलिए 1 न्यूटन कर देते हैं, एफ एस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। उसके बाद देखेंगे आपकी अप्लाइड फोर्स कितना है। सपोज दैट अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 0 है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर इस ब्लॉक पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उस केस में आपका जो फ्रिक्शन होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा उसका मिनिमम वैल्यू। इस एक वो बना देता हूं मैं टेबल, इस पे फोर्स है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, सपोज दैट अप्लाइड फोर्स 0 है तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होगा 0 होगा। सपोज दैट अप्लाइड फोर्स 0.5 है तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कितना होगा 0.5 होगा। ठीक है, सपोज दैट अप्लाइड फोर्स 0.8 है, उस केस में आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 0.8 होगा। ठीक है, सपोज दैट अप्लाइड फोर्स 1 है 1 न्यूटन, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होगा 1 न्यूटन होगा। ठीक है, सपोज दैट आपका अप्लाइड फोर्स 1.1 है, उस केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू कितना है उसका बताइए, म्यू एस इंटू एन, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में अप्लाइड फोर्स क्या होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में क्या था, जो आपका म्यू एस इंटू एन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था वो कितना था 1 न्यूटन। ठीक है, अब 1 न्यूटन से जितने भी स्मॉल फोर्सेस होंगे, 1 न्यूटन से स्मॉल फोर्सेस कितना 0.8 0.5 0, तो देखिए जब 0 था अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन भी कितना था 0। अप्लाइड फोर्स 0.5 था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना था 0.5। अप्लाइड फोर्स 0.8 था तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था 0.8। अप्लाइड फोर्स 1 था 1, पर जैसे ही मैंने क्या करा अप्लाइड फोर्स को उसके मैक्सिमम वैल्यू से लार्ज कर दिया, कितना करा 1.1, उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना रह जाएगा सिर्फ 1 रह जाएगा। और ये जो आपका केस है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन जो आपका ब्लॉक है फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करके किसमें पहुंच जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको, ओके। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट केस में आपका म्यू एस इंटू एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, इस केस में आपका क्या था, इस केस में 1 आया था तो हमने क्या कहा कि म्यू एस इंटू एन की वैल्यू 1 न्यूटन हो गया। मतलब 1 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड हो जाएगी, कितनी 1 न्यूटन, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, बट अगर आप 1 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करेंगे या उसके इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, उस केस में जो अप्लाइड फोर्स होगा वही फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख देता हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात ध्यान रखनी है कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के ही इक्वल होगा। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन अप्लाइड फोर्स जो है या तो क्या होगा लेस होगा या इक्वल होगा किसके, म्यू एस इंटू एन के। ठीक है, और सेकंड क्या होगा आपका, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, म्यू एस इंटू एन के इक्वल होगा व्हेन जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो लार्ज होगा, किससे लार्ज होगा, म्यू एस इंटू एन के। ठीक है, क्लियर हुआ, इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं। ओके, तो ये टोटल क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने के 2 तरीके हैं। इसमें एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो IIT JEE में आया है,
तो हम आगे आईटी जेई का न्यूमेरिकल भी है, कुछ क्वेश्चन के आईटी जैम में भी आए हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है, तो 3-4 प्रॉब्लम्स में इसी पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। काफी अच्छी प्रॉब्लम्स है, ओके। उसके बाद दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जस्ट मूव करना, एकदम जस्ट मूव करना, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा तो हम इस पर खास डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है आपका क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए आपका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि आपका जो बॉडी है, ब्लॉक है, ठीक है, जिस ब्लॉक पे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, वो ब्लॉक कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, मूविंग कंडीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इज बॉडी शुड बी इन मोशन, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए इसके मैग्नीट्यूड में ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा आपका हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। वेयर म्यू के इज अगेन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगेन सिमिलर क्या होगा, जो आपका म्यू के होगा, इट इज ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है। ये आपका नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा। इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट एरिया, ठीक है। सिमिलर टू म्यू एस, जैसे हमने म्यू एस करा था ना, तो जो कॉन्सेप्ट हमने म्यू एस के लिए लिखा था कि इट इज ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस, इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट एरिया, ठीक है। तो सिमिलर करना है। एक बात और ध्यान रखने की, जो आपका क्या है म्यू एस है, वो म्यू के से क्या होगा, लार्ज होगा। अब देखिए म्यू एस अगर म्यू के से लार्ज होगा तो उस केस में डेफिनेटली जो आपका क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। क्लियर हुआ मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपल है। इसका मैग्नीट्यूड में ज्यादा पैनिक नहीं होना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू एन के बराबर होगी। इस पे अप्लाइड फोर्स का, मोशन का कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। तीसरा हम अगर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो इसी में ही होते हैं, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एक अलग मेथड है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अलग मेथड था। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, सिंपली आप इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अलग मेथड है, ठीक है। तो जब भी आपका ब्लॉक मूविंग कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन निकालने के लिए, और वो ये ध्यान रखना है रिलेटिव मोशन, ठीक है। क्योंकि जनरली जो फ्रिक्शन है वो किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, रिलेटिव मोशन देखना है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, रिलेटिव मोशन किसके बीच में, जिन दो सरफेसेस के बीच में निकालना है। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के बीच में आप फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, और मोशन देख रहे हैं आप ब्लॉक ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर कर देता हूं कि सपोज दैट ये आपका क्या है, ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। मैं कहता हूं कि फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स या फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो जब मैं कहूंगा कि आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, तो आपको रिलेटिव मोशन भी किसके बीच में देखना है, ए एंड बी के बीच में ही देखना है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आपको हम फाइंड आउट करने का बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच में आप क्या करो, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करो। आप मोशन देख रहे हैं, ए का मोशन देख रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा, ठीक है। तो जिन दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में आपको फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, आपको रिलेटिव मोशन भी किसके बीच में देखना है, उन्हीं दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में देखना है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो आपको रिलेटिव मोशन देखना है किसका, ए और बी का। अगर आप बी और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आपको रिलेटिव मोशन देखना है ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। अगर आप ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहते हैं, किसका, ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो आप जो रिलेटिव मोशन देखेंगे किसके बीच का देखेंगे, ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच का। बट ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो आपका ब्लॉक ए है वो ग्राउंड से कॉन्टेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि आप उन्हीं ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं जो ब्लॉक्स क्या होंगी, कांटेक्ट में होंगी। अब देखिए ब्लॉक ए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो आप कभी भी ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन दो ब्लॉक्स के बीच में या जो दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, फाइंड आउट करना है, आपको उन दो ब्लॉक्स का रिलेटिव मोशन देखना है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव मोशन, आपको सबसे पहले क्या देखना है, रिलेटिव मोशन देखना है बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है, सबसे पहली चीज। क्लियर हुआ? ओके। दूसरी चीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपको ब्लॉक ए पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, ब्लॉक ए पे निकालना है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ग्राउंड है, ठीक है। सपोज दैट ये एक रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूं कि फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना है ऑन ब्लॉक ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ब्लॉक ए का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके साथ निकलेगा, बी के साथ ही निकलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू बी, डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्लॉक ए का रिलेटिव मोशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो जब सबसे पहला काम करेंगे वो क्या करेंगे, आप देखेंगे रिलेटिव मोशन किसका देखेंगे, जिस ब्लॉक का आपको फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए फ्रिक्शन फोर्स किस पे फाइंड आउट करना था, ब्लॉक ए पे फाइंड आउट करना था, तो आप रिलेटिव मोशन देखेंगे ब्लॉक ए का, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, जो आपका सेकंड ब्लॉक कांटेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे एक बार और देखिए, अगर मैं ब्लॉक ए पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहता हूं तो मैं ब्लॉक ए का रिलेटिव मोशन देखूंगा। अगर मैं ब्लॉक बी का फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहता हूं तो ब्लॉक बी का रिलेटिव मोशन देखूंगा। अगर मैं ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहता हूं तो मैं ग्राउंड का रिलेटिव मोशन देखूंगा, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, जो सेकंड ब्लॉक उसके साथ या जो सेकंड सरफेस उसके साथ क्योंकि कांटेक्ट में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक ए पे मुझे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो मैं रिलेटिव मोशन देखूंगा किसका, ब्लॉक ए का। किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि जो बी है वो क्या है, इसके कांटेक्ट में रखा हुआ। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर मैं ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहता हूं तो उस केस में क्या होगा, मैं ग्राउंड का रिलेटिव मोशन देखूंगा, रिलेटिव मोशन ऑफ द ग्राउंड किसके रिस्पेक्ट में। आप देखिए जो ग्राउंड है वो किसके साथ कांटेक्ट में है, ब्लॉक बी के साथ कांटेक्ट में है। किसके, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आपको देखना है रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, जिस ब्लॉक पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, फाइंड आउट करना है,
ठीक है, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिलेटिव मोशन का ये क्या करता है, अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसको भी अभी क्लियर करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि फाइनली क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is opposite to the relative motion, opposite to the relative motion। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं एग्जांपल्स है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। टू ब्लॉक प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सपोज करते हैं हमने ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी पे एक एफ फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, अब एफ फोर्स अप्लाई किया तो सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में क्या करने लग गया, ये मूव करने लगा। ठीक है, ए एक्सेलरेशन से। अब देखिए क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज आपको और क्लियर रखनी है कि जो फ्रिक्शन होता है हमेशा पेयर में होगा। पेयर का मतलब ये है कि सपोज करो कि ब्लॉक ए और ये ग्राउंड है। ठीक है, अगर ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूंगा कि ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, सीधा आप क्या लिख देंगे, ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितना फ्रिक्शन ब्लॉक ए पे अप्लाई हुआ होगा ठीक उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, ब्लॉक बी पे होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। ये न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को वैलिड करता है, मतलब जितना फ्रिक्शन ब्लॉक ए पे अप्लाई करेगा ठीक उतना ही फ्रिक्शन ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे अप्लाई करेगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आप किसी एक ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दूसरे ब्लॉक पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या कर देंगे, उसको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। अब देखें यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन तीनों सरफेस के लिए, कौन सा सरफेस, एक ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, इन दोनों सरफेस के लिए मुझे क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, और एक एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखिए जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी पे फ्रिक्शन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम क्या करेंगे, बी पे फ्रिक्शन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए ये जो ब्लॉक बी है, अब हमने कहा कि बी पे फ्रिक्शन निकालेंगे तो हम किसका मोशन देखेंगे बताइए, ब्लॉक बी का मोशन देखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो देखिए जिस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना होता है उसका आपको मोशन देखना है। अगर मुझे ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन निकालना होता तो मैं क्या करता, ब्लॉक ए का मोशन देखता। फिलहाल मुझे यहाँ पे ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है तो मैं मोशन भी किस पे देखूंगा, ब्लॉक बी पे देखूंगा, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ब्लॉक बी का रिलेटिव मोशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए जो ब्लॉक बी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ग्राउंड तो मोशन नहीं कर सकता ना। ठीक है, अब जो ग्राउंड मोशन नहीं करेगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। देखिए रिलेटिव मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, बी का, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन होगा ड्यू टू ग्राउंड के कारण उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बताइए,
ये कर देते हैं, ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन बोल देते हैं ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, ब्लॉक बी ड्यू टू ग्राउंड, तो ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन है ड्यू टू ग्राउंड, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड की अभी हम बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड म्यू इंटू एन होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक बी ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, उसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, बैक साइड। ठीक है, बैकवर्ड। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, मुझे पता चल गया कि ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक इसका उल्टा, उल्टा मतलब ग्राउंड पे फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो आपको देखिए यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना था, जैसे आपको क्या करना था, ग्राउंड का रिलेटिव मोशन देखना था विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपको क्या कर देना है, ठीक उल्टा कर देना है। उल्टा क्या कर देना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं। ठीक है, डायरेक्शन आपका कहां हो जाएगा बताइए, इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल सा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, जब आपका क्या होगा बताइए, ब्लॉक बी का फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा इस पे ग्राउंड पे, वो हो जाएगा आपका एफ, और अगेन मैग्नीट्यूड क्या होगा, बीजी कर देता है। ठीक है, ऐसे हम जाएंगे क्या, ब्लॉक ए के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, सेकंड काम क्या करना है, सेकंड हमें फ्रिक्शन निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी का मोशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन मैं फ्रिक्शन किस पे निकाल रहा हूं, ब्लॉक बी पे निकाल रहा हूं, और विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ब्लॉक बी पे जब मैं फ्रिक्शन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, ब्लॉक बी का मोशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखिए अगेन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ए के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अगेन क्या होगा, ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बी पे तो अगेन क्या हो जाएगा बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, सपोज इट क्या है, एफ प्राइम है। ठीक है, फिर अगेन क्या होगा, आपका ब्लॉक ए पे देखेंगे, ब्लॉक ए के लिए आपको फाइंड आउट नहीं करना, सीधा क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, एफ प्राइम। ठीक है, क्लियर हुआ। बट ऐसा होता नहीं, कई सारे न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करेगा कि कैसे और कैसे नहीं होना, बस आपको एक डायरेक्शन के लिए मैंने एक आइडिया दिया, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक है आज का, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, देखिए एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन, आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन होना चाहिए, बिकॉज एंगल बनाएगा तो इंक्लाइंड प्लेन पे बनाएगा ना। आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो एंगल बना नहीं सकता है, वर्टिकल प्लेन पे तो एंगल बना नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, एक इंक्लाइंड प्लेन होना चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन हो तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। अब एंगल ऑफ रिपोज और नॉर्मल एंगल में, जो नॉर्मल एंगल होते हैं उसमें और एंगल ऑफ रिपोज में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये है कि जस्ट मूव। जस्ट मूव का मतलब क्या है कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल आप इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो आपका बॉडी है वो मूव करेगा, और अगर एंगल ऑफ रिपोज से क्या होगा, एंगल छोटा होगा तो उस केस में बॉडी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। मतलब सपोज दैट ये आपका क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं एंगल कितना करता हूँ, सपोज एंगल ऑफ रिपोज इस केस में कितना है, 45 डिग्री सपोज करते हैं। ठीक है, पूरा कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका एंगल ऑफ रिपोज कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अगर मैं 45 डिग्री से कम, सपोज यहाँ मैंने कितना डिग्री कर दिया, 10 डिग्री कर दिया, तो 10 डिग्री पे क्या होगा, ये ब्लॉक किसमें रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। 20 डिग्री पे भी किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। 30 डिग्री पे भी रेस्ट में रहेगा। 45 डिग्री पे भी, इनकेस 45 डिग्री पे भी किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। पर जैसे ही मैं एंगल को थोड़ा सा 45 से इंक्रीज करूंगा, मतलब सपोज मैं कितना कर देता हूँ, 45.5 डिग्री करता हूँ, या 45.1 डिग्री भी कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ब्लॉक कहाँ चलने लगेगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ रिपोज होगा, वो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि एंगल ऑफ रिपोज में जो आपका एंगल है, सपोजिट रिपोज में इसको थीटा आर में बोल देता हूँ, तो जो एंगल ऑफ रिपोज है, अगर क्या होता है, जो थीटा है एंगल ऑफ रिपोज से कम या उसके बराबर होता है, तो उस केस में जो ब्लॉक है, ठीक है, या जो बॉडी है वो किस में रहेगा, रेस्ट में। ठीक है, और अगर आपका थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता है, उस केस में जो आपका बॉडी है वो किस में आ जाएगा बताइए,
मोशन में चला जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, जस्ट एक लिमिट है। लिमिट कह सकते हैं कि उससे ऊपर के एंगल पे बॉडी मोशन में चला जाएगा और उससे कम एंगल होने पे या इसको इक्वल एंगल होने पे बॉडी किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि आखिर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। ओके, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये आ गया आपका ब्लॉक। सपोजिट ब्लॉक का मास क्या है, कैपिटल एम। तो मैं रिजोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये एम जी साइन थीटा, और इस एक्सेस पे हो जाएगा क्या आपका एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एम जी फोर्स आपका क्या बिल्कुल सीधा लगेगा ये। ठीक है, हम कर चुके तो बार बार नहीं कर रहा हूं मैं इसे। अब अगेन हमको क्या करना है यहाँ पे, अब ब्लॉक किसमें रखा हुआ है, रेस्ट में, क्योंकि एंगल ऑफ क्या है, रिपोज है। अगर ब्लॉक रेस्ट में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन। देयर इज नो एनी फ्रिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड है। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्लियर है कि आपको ये पता चल रहा है कि साफ साफ दिख रहा है बॉडी रेस्ट में, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले वाई डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। अभी जो नॉर्मल फोर्स हो किसके बराबर है, देखिए एम जी कॉस थीटा के। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के। इसका मतलब एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए, म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं एम जी कॉस थीटा। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ठीक है, इन अदर एंड आप क्या कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका म्यू गिवन नहीं होगा तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज से tan थीटा की वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ tan थीटा इक्वल टू आपका एक रिलेशन आ गया म्यू एस। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, अच्छा एक चीज आपको और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा के। चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे आपने क्या लिखा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह आप क्या रखेंगे, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह आ जाएगा आपका म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू क्या है आपका एम जी कॉस थीटा। अब म्यू एस की वैल्यू क्या है, tan थीटा। म्यू एस की वैल्यू tan थीटा, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, एम जी साइन थीटा। ये आ गया एम जी साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब मैं एफ एस को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एम जी साइन थीटा लिख सकता हूँ। ईच एंड एवरी केस में रहेगा, क्योंकि इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है, वो देखते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आज डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन आपका फिनिश हुआ, फ्रिक्शन खत्म हुआ। अब फ्रिक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आपका आईटी जेई में है, कुछ आईटी जेएम में है। ठीक है, उसके बाद क्लेपनर की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट टीआईएफआर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं। सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो आईटी के प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, आईटी जेई का, जो हम अभी क्लास में एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं। एक एफ फोर्स अप्लाई किया है हमने, ठीक है। अब एफ फोर्स अप्लाई किया और इसका मास कितना एम है, तो क्या नीचे क्या लगेगा बताइए, एम जी फोर्स। और इक्विलिब्रियम में, स्टैट में, रेस्ट में, अगर रेस्ट में तो कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक नॉर्मल फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, काम करेगा ही करेगा। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सपोज देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो बुक है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अभी क्या है, बुक क्या इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में। रेस्ट में तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, जो आपका एन है वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, इक्वेशन फर्स्ट। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए, एमजी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, इक्वेशन सेकेंड।
तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम जी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो एन की वैल्यू है, मैंने कहा था ना कि एन की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुछ कुछ केस में आपका कॉस्ट एम जी कॉस थीटा होता है, कुछ केस में आपका एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा भी हो सकता है। इस केस में एन की वैल्यू क्या है, एफ है। तो अब जहां पे एन है वहां क्या पुट कर देंगे बताइए, एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। क्लियर हो, आईडी में आ रखा है, सिंपल सा है। अब मैग्नीट्यूड होगा, जो भी आपकी एम की वैल्यू गिवन है वो रख देना, जी की वैल्यू गिवन है, म्यू एस की वैल्यू गिवन है, आपका अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल है, आईडी जेई में पूछा गया है न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये भी आपका आईटी जेई का ही प्रॉब्लम है। डाटा मुझे याद नहीं है, डाटा मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ। सपोज ये ठीक है 0.1 है, ठीक है। मास 1 kg ले लेते हैं, ओके ठीक। और अप्लाइड 10 kg ले लेते हैं मास, ठीक है। जो इस पे अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, 4 न्यूटन, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि बॉडी किसमें, रेस्ट में है, मोशन में है। तो गिवन कंडीशन ये है कि बॉडी किसमें है, यहाँ पे आपको निकालना है कि बॉडी रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताइए, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी, 0.1, ठीक है। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, एन को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी बैलेंस कर रहा है। तो उस केस में जो एन की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी बताइए, एम जी के, ठीक है। म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.1 इंटू 10, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स कितना है, 4 न्यूटन, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। तो इस केस में क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए एटलीस्ट हमें मिनिमम कितने फोर्स का रिक्वायर्ड है, 10.1 न्यूटन की। अगर 10 या 10 से कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक किसी भी कंडीशन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अप्लाइड फोर्स के क्या होगा, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बिकॉज कैसे कि देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन होगा तो ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू 4 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो अप्लाइड फोर्स है अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो पता चल गई हमें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी न्यूटन है, 10 न्यूटन है। बट अगेन हमने क्या कहा था, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। वो वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो उस केस में हमें बात ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल वैल्यू कितनी होती है। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो अप्लाइड फोर्स है क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर कम होगा तो जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा वही फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। तो ऑप्शन में आपके पास क्या होगा, 4 न्यूटन भी होगा, और सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा, 10 न्यूटन भी होगा। तो आपको 10 न्यूटन नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट से कि आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस है, और उस केस में क्या होता है, अप्लाइड फोर्स ही किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास को ये ओवर करते हैं, ठीक है। तो आप आज की क्लास को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, खासकर स्पेशली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। थोड़ी हार्ड, पहले बेसिक से शुरू करेंगे, फिर लेवल धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्लैपनर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। क्लैपनर्स में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट डायरेक्टली क्लैपनर्स की प्रॉब्लम्स तो डायरेक्टली आपका टीआईएफआर और जस्ट आईटी जेम वगैरह एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है, अच्छे एग्जाम्स है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली टीआईएफआर में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।